हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, अब तक के वीडियोस में हमने कूलम्स लॉ के बारे में चर्चा की और कूलम्स लॉ के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट पढ़े और कैसे हम प्रॉब्लम में कूलम्स लॉ को अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये हमने सीखा। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कूलम्स लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। मीन्स अब तक जो कुछ हमने पढ़ा वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल था। पॉइंट चार्ज क्या होता था भाई? मैंने आपको बताया था कि ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसका डायमेंशन जो है, जो हमारा कंसर्न डिस्टेंस है, उसके कंपैरिजन में क्या है, नेग्लिजिबल है, वेरी वेरी स्मॉल है, तो उसको हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक। बट क्या पॉइंट चार्ज के अलावा भी और कोई चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। कैसे? देखिए, हमने एज्यूम किया कि एक कोई रॉड है, हमने एक रॉड ले लिया, इस रॉड का लेंथ है L और इस पूरे रॉड पे चार्ज है Q, और जो हमारा कंसर्न डिस्टेंस है वो R है। यहाँ जो हमने लेंथ लिया इस रॉड का, वो लेंथ इस डिस्टेंस के कंपेरेबल है। कंपेरेबल का मतलब, सपोज हमने रॉड जो है वो ले लिया 5 सेंटीमीटर का, और ये जो हमारा डिस्टेंस है वो मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है। तो भाई 15 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 5 सेंटीमीटर क्या है, कंपेरेबल है, तो आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। समझ रहे हैं ना आप भाई सोचिए ना, खुद सोचिए, 15 में से 5 अगर नेग्लिजिबल कर दोगे तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, अगर यही होता 0.001 सेंटीमीटर और डिस्टेंस होता 15 सेंटीमीटर तो आप नेगलेक्ट कर सकते थे इसको। ठीक है, बट यहाँ आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो चार्ज जो है वो पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट है, और उस बॉडी का जो डायमेंशन है वो कंपेरेबल है। वो डायमेंशन बहुत छोटा नहीं है, हमें उसके डायमेंशन को कंसीडर करना है। तो इस तरह के सिस्टम को आप पॉइंट चार्ज आप नहीं बोलोगे। ठीक है, इसको आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम, एक बार मैं फिर से नाम ले रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम मीन्स चार्ज जो है वो पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, या आप चार्ज्ड बॉडी नाम से आप यूज कर सकते हैं, चार्ज्ड बॉडी। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कोई स्पेयर है, सपोज हमने कोई स्पेयर लिया, उस स्पेयर का जो रेडियस है वो हमने मान लिया 5 सेंटीमीटर, और ये जो हमारा कंसर्न डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया 10 सेंटीमीटर। तो अब 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से छोटा है, बट इतना छोटा नहीं है कि आप नेगलेक्ट कर दोगे। तो क्या आप इसको पॉइंट चार्ज एज्यूम करोगे? नहीं, ये अब पॉइंट चार्ज नहीं होगा। ये चार्ज पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम हो गया, या चार्ज बॉडी है पूरी। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरह के अगर आपको चार्ज बॉडी दिए हैं, इस तरह के सिस्टम दिए हैं अगर आपको, तो वहाँ आप कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाओगे टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो भाई अब ये सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं अप्लाई हम कर पाएंगे भाई। तो ज़रा देखते हैं क्यों नहीं अप्लाई कर पाएंगे। जैसे मान लिया हमने कोई स्पेयर लिया, और उस स्पेयर पे ये जो चार्ज है वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। बात समझ रहे हैं ना? यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हर जगह चार्ज डेंसिटी सेम है ना? ये नहीं कि कहीं पे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है, कहीं पे कम है। समझ रहे हैं बच्चों? तो अब क्या है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ आपने कोई पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट से इस चार्ज बॉडी का डिस्टेंस क्या है? R है। मान लीजिए इसके सेंटर, ये पूरा जो चार्ज है, जो भी चार्ज बॉडी है या जो भी बॉडी पे चार्ज है, उसका ओवरऑल सेंटर कहाँ है? बिल्कुल स्पेयर के सेंटर पे। ठीक है, मतलब पूरा चार्ज इसके सेंटर पे सेंटर्ड है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों? R1 हो गई। ठीक है, अगर आपने कोई और चार्ज बॉडी रख दिया इसके पास, सोचिए ना, इस सपोज मान लीजिए इस पे चार्ज Q1 था, इस Q1 के बगल में आपने एक चार्ज बॉडी और रख दिया Q2। अब क्या होगा भाई? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या लगेगा? रिपल्सन लगेगा। तो रिपल्सन के कारण यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो जब यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो गई और इधर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो गई, तो जाहिर सी बात है कि
पूरे ओवरऑल चार्ज का जो सेंटर है वो शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? पूरा चार्ज जो है अब वो यहाँ पे सेंटर्ड नहीं होगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। और किधर शिफ्ट होगा? इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही Q2 में भी हो जाएगा। ये जो पहले हमारा सेंटर था, यहाँ पे चार्ज सेंटर था, वो शिफ्ट हो जाएगा। तो जब सेंटर बच्चों शिफ्ट हो जाएगा तो देखिए दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब चेंज होके ये डिस्टेंस कितना होगा ये हमको नहीं पता है भाई। अगर मान लीजिए चेंज होके R2 हो गया तो इस R2 के बारे में हमको नहीं पता है ना, हमें ये थोड़ी ना पता है कि कितना सेंटर शिफ्ट हो गया। तो जब डिस्टेंस नहीं पता है तो आप सोचिए आप कूलम्स लॉ अप्लाई कर पाएंगे? नहीं अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि आपको डिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं है। तो इस तरह के सिस्टम के लिए, मीन्स चार्ज बॉडी के लिए या डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम के लिए आप कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाओगे, इसलिए एप्लीकेबल नहीं होता है। और अगर पॉइंट चार्ज है तो ये भाई कहाँ खिसकेगा भाई? अगर पॉइंट चार्ज थोड़े ना खिसकेगा, इसका तो सेंटर यहीं रहेगा, क्योंकि ये डायमेंशन इसका क्या है? बहुत कम है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, इस तरह के सिस्टम के लिए वैलिड नहीं होता है। तो भाई पॉइंट चार्ज के अलावा कितने तरह का चार्ज बॉडी होता है उस पर हमें चर्चा करनी है। तो शुरू करते हैं। अब देखिए भाई, किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो वो बॉडी जो है, आपने पढ़ा भी होगा कि कोई भी बॉडी है या कोई भी वस्तु है वो 1 डायमेंशनल हो सकती है, 2 डायमेंशनल हो सकती है और 3 डायमेंशनल हो सकती है। आप समझ रहे हैं ना? 1 डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल रॉड, मीन्स जिसका एक ही डायमेंशन कंसिडरेबल हो। भाई रॉड में क्या है? मोटाई भी है रॉड की, लेकिन लेंथ की तुलना में वो जो मोटाई है वो बहुत कम है। तो रॉड को हम एज अ 1 डायमेंशनल बॉडी ट्रीट करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? सिर्फ रॉड में क्या होता है? लेंथ होता है। जैसे ये मैं पेन देखिए, पेन क्या है? 1 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ? कोई सीट हो गया, जैसे आपके कॉपी का ये पेज, तो इसमें देखिए 2 डायमेंशन है, लेंथ है और ब्रेथ है। मोटाई भी है पेज की, लेकिन वो इतनी कम है कि उसको हम नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो 2 डायमेंशनल में जैसे डिस्क हो गया या कोई सीट हो गया, स्क्वायर सीट या रेक्टेंगुलर सीट हो गया, तो वो 2 डायमेंशनल में है। ऐसा आपने किया होगा। 3 डायमेंशनल में स्पेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, तो ये सब 3 डायमेंशनल है। तो बच्चों जब 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल चार्ज बॉडी होगा तो उसमें हम चार्ज को कैसे लेंगे, किस तरह के पैरामीटर को हम लेंगे, जो भी आगे हम कैलकुलेशन करेंगे। और जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ये पूरे होल चैप्टर में ऐसे ही हमें कंसीडर करना है। बात समझ रहे हैं ना? तो जैसे रॉड है और इस रॉड पे माना चार्ज Q है, तो ये जो Q चार्ज है वो पूरे लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर मैं पूछूं कि पर यूनिट लेंथ चार्ज कितना है, तो Q/L। भाई Q है पूरे L पे पूरा Q चार्ज है, तो 1 पे कितना होगा? Q/L। एंड दैट इज़ नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई? Q/L। और बच्चों अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली का मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। मीन्स हर एक मीटर में चार्ज की वैल्यू क्या है? सेम है। बात समझ रहे हैं ना? तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। सोचिए ना, अगर हर लेंथ में, हर मीटर में Q की वैल्यू सेम है तो लैम्डा भी क्या होगा? हर जगह सेम होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। समझ रहे हैं ना? कि मीन्स चार्ज जो है वो पूरा यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, और ज़्यादातर हमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ना है। डिस्क में आप क्या लोगे या सीट में आप क्या लोगे, या आप 2 डायमेंशनल बॉडी है तो उसमें कैसे आप लेंगे? तो उसमें हम लेंगे भाई 2 डायमेंशनल बॉडी में आप क्या लोगे? लेंथ भी लोगे, ब्रेथ भी लोगे। मीन्स एरिया आपको लेना है ना? तो एरिया मीन्स सरफेस एरिया। तो यहाँ जो शब्द इस्तेमाल करेंगे वो आप इस्तेमाल करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो वो देखिए मैंने उसको सिग्मा से डिनोट किया है, सिग्मा से डिनोट करते भी हैं। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट एरिया। बात समझ रहे हैं ना? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो Q/A हो गया। 3D है तो 3D में हम क्या लेते हैं? वॉल्यूम लेते हैं। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम Q/V।
इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इसको हम रो से डिनोट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये तरीका होता है कि किस तरह के बॉडी में कैसे हम चार्ज डेंसिटी लेंगे। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो आपको देख के ही पता चल जाएगा, या जैसे जैसे आगे आप लेक्चर कंटिन्यू करते जाएंगे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि क्या हमें लेना है, क्या हमें कंसीडर करना है किस तरह के बॉडी में। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज जो है वो पूरा कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, चाहे वो 1D हो, चाहे 2D हो, चाहे वो 3D हो। ठीक, तो क्या बच्चों इस तरह के सिस्टम में हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसा गणित लगा दे, इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लगा दे ताकि कूलम्स लॉ जो है इसमें भी अप्लाई हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। अब क्या लोगों ने दिमाग लगाया भाई, अगर आप सोचो, रॉड का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई रॉड है, अब इस रॉड के अगर मैं इनफाइनाइट टुकड़े कर दूं, बहुत छोटे छोटे इनफाइनाइट टुकड़े, तो जो रॉड का एक टुकड़ा होगा, एक पार्ट जो होगा उसका, वो कैसा बिहेव करेगा? वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो आप क्या कीजिए, इस रॉड को छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड कर दिए, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, और आप सारे टुकड़ों के कारण जो इफेक्ट है उसको आप जोड़ दीजिए, तो पूरे रॉड का निकल जाएगा। ठीक है, वो आगे आपको आएगा, अभी मैं एक प्रॉब्लम कराऊंगा तब थोड़ी सी फीलिंग आएगी आपको। तो जैसे हमने रॉड का इनफाइनाइट टुकड़ा किया, तो एक जो टुकड़ा होगा रॉड का वो बहुत छोटे लेंथ का होगा, वेरी स्मॉल लेंथ, और माना उसका जो लेंथ है, उस टुकड़े का जो लेंथ है वो हमने मान लिया dx है ना। इसको हम एलिमेंट्री पार्ट बोल सकते हो आप, इस रॉड का एलिमेंट्री पार्ट, एलिमेंटल पार्ट हमने लिया जिसका लेंथ क्या है, dx है, और ये dx जो है वो बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है। बात समझ में आ रही है? तो भाई ये जो dx पार्ट है इस रॉड का, उस पर चार्ज कितना होगा? तो बहुत छोटा चार्ज होगा, dq। कितना होगा भाई? आपको मालूम है यूनिट लेंथ पे लेमडा है, तो dx लेंथ पे कितना होगा? लेमडा इंटू dx। तो ये रॉड में लेने का तरीका होता है ना। और कोई बताइए 1D का एग्जांपल, रिंग, जैसे मान लीजिए रिंग है, मैंने हाफ ही रिंग लिया है, हाफ रिंग है मान लीजिए, तो हाफ रिंग में आप एलिमेंट्री पार्ट कैसे लेंगे? आप देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में आप डिवाइड करेंगे, तो ये आप देख रहे हैं ये टुकड़ा जो है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इस टुकड़े का एंगल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, देख रहे हैं? तो हमने कैसे लिया इसका एलिमेंट्री पार्ट? थीटा पे जाके हमने लिया डी थीटा, और ये डी थीटा जो है वो इतना एलिमेंट्री पार्ट कंटेन किया हुआ है। अब इस एलिमेंट्री पार्ट का जो लेंथ होगा वो कितना होगा? तो ये निकालते हैं, तो इसको ज़रा जूम करके देखते हैं बच्चों। ये देखिए ये कुछ इस तरीके का हुआ। अब ये हमें लेंथ निकालना है, तो कैसे आप निकालोगे? ये मान लिया हमने रिंग का रेडियस है r, और ये एंगल देखिए कितना किया है, डी थीटा। तो ये आर्क है, अब r की इक्वल टू क्या होता है? रेडियस इंटू एंगल, तो एंगल कितना है? डी थीटा। तो इसका लेंथ कितना हो गया? आर डी थीटा। अब इस पे चार्ज डी क्यू कितना होगा? तो लेमडा इंटू आर डी थीटा। तो ये तरीका होता है बच्चों। तो वो आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे वो आपको समझ में आता जाएगा कि रॉड में कैसे लेना है, रिंग में कैसे लेना है, डिस्क में कैसे लेना है। तो अभी मैंने रॉड का बता दिया, रिंग का बता दिया। रिंग वाला थीटा पे जाके डी थीटा लेना है आपको, ठीक है। आप इस तरह का किए होंगे सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में, क्लास 11th में। बिल्कुल वही चीज़ है आपको। 2D में आते हैं। 2D में कैसे लेना है भाई? आप अगर एलिमेंट्री पार्ट लोगे तो कैसे करोगे? आप इस पूरे सरफेस को छोटे 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 टुकड़ों में आप डिवाइड कर दीजिए। तो जो एक टुकड़ा होगा उसका हमने मान लिया सरफेस एरिया क्या है, उसका ds है। हमने उसका सरफेस एरिया सपोज कर लिया क्या है, ds है। तो इस ds पे जो dq चार्ज होगा वो कितना होगा? यूनिट एरिया पे सिग्मा है, तो ds पे कितना होगा? सिग्मा इंटू dx। बात समझ में आई आपको? सिग्मा इंटू dx। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ। सपोज डिस्क है ऐसे, ठीक है, और आप यहाँ से क्या कीजिए, r डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट्री पार्ट लीजिए ऐसे। ये बिल्कुल सेंटर ऑफ मास में आप किए होगे,
और ये जो एलिमेंट्री पार्ट है इसका हमने विड्थ मान लिया dr है। अब बताइए इसका एरिया कितना होगा, पूरा लेंथ कितना होगा, इस ये रिंग हो गया ना, रिंग का लेंथ कितना हो गया 2 पाई आर, और इंटू विड्थ कितना हो गया dr, तो 2 पाई आर इंटू डी हो गया। तो चार्ज कितना हो गया dq, 2 पाई आर dr इंटू सिग्मा। बात समझ में आया? तो ये डिस्क में लेने का तरीका है। ऐसे आप इसमें क्या लोगे, आप वॉल्यूम में तोड़ोगे इसको। तो जो एक एलिमेंट्री पार्ट होगा उसका वॉल्यूम हमने कंसीडर कर लिया dv, ठीक है। तो इस पे dq चार्ज कितना होगा, रो इंटू डी वी। भाई यूनिट वॉल्यूम का रो है तो dv का कितना होगा, रो dv। तो ये बच्चों चार्ज डेंसिटी था, और चार्ज डेंसिटी की मदद से हम किसी चार्ज बॉडी को या फिर ऐसे बॉडी जो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट नहीं होता है उसमें कैसे हमें एलिमेंट्री पार्ट या पॉइंट चार्ज। चलिए एक प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, और इस प्रॉब्लम को मैं नाम दूंगा इंटीग्रेशन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि यहाँ पे एक रॉड दिया हुआ है ऐसे, इस रॉड का लेंथ है l और इस पे चार्ज है q, पूरे रॉड पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। और इस रॉड से a डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है q। तो आपको बताना है कि इस रॉड और पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब बताइए, तो ये तो चलिए ठीक है पॉइंट चार्ज है, लेकिन ये पॉइंट चार्ज है क्या, नहीं है। तो जब पॉइंट चार्ज नहीं है तो आप क्या करोगे, अप्लाई कर सकते हो कूलम्ब्स लॉ, नहीं। तो कैसे करना है ये हम सीखते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये मिसकॉन्सेप्ट होता है कि यार हम इसका जो सेंटर है वो हम ले लेते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास, और यहाँ से डिस्टेंस हम ले लेते हैं। यहाँ से बताइए डिस्टेंस कितना होगा, भाई रॉड का सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा, लेंथ कितना हो जाएगा l/2 प्लस a। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं F इक्वल टू के, और ये देखिए ये Q इंटू Q1 Q2, और भाई डिस्टेंस वो कर लेते हैं l/2 प्लस a का होल स्क्वायर, और खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है सही कर दिया हमने। तो ये गलत है भाई, ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप देख रहे हैं या रॉड के इस, भाई अगर ये वाला एज हम देखें तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है, a है। अगर मैं बात करूँ रॉड के इस पॉइंट की तो यहाँ से डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ से डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ से कुछ और है। तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, इस पॉइंट चार्ज से वेरी कर रहा है, तो आप ऐसे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसका तरीका क्या होगा, तो आइए इंटीग्रेशन की मदद से करते हैं। बट इंटीग्रेशन की मदद से करने से पहले इस रॉड को हमें पॉइंट चार्ज बनाना है। तो कैसे बनाओगे आप, तो आप क्या करो, यहाँ इस Q चार्ज से x डिस्टेंस पे जाके एक बिल्कुल छोटा एलिमेंट्री पार्ट लीजिए dx, ये देखिए dx। अब ये dx इसके लिए कैसा ट्रीट का होगा, पॉइंट चार्ज की तरह। तो इस पे चार्ज dq कितना होगा भाई, dq कितना होगा, लैम्डा इंटू डी एक्स। बात समझ रहे हैं, तो लैम्डा इंटू डी एक्स। अब इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होगा, F इज इक्वल टू, बल्कि DF इक्वल टू, भाई एलिमेंट्री पार्ट के कारण जो फोर्स आएगा वो भी छोटा आएगा। तो DF इक्वल टू के Q1 क्या है, DQ है, इंटू Q2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर। DQ की वैल्यू रखिए, तो ये हो जाएगा लैम्डा dx Q बाई एक्स स्क्वायर। ये आ गया बच्चों, DF आ गया। तो अब F नेट कितना हो जाएगा, नेट फोर्स इंटीग्रेशन DF। आइए, तो K लैम्डा dx Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब जितने कांस्टेंट है उनको बाहर कर लीजिए आप, तो K लैम्डा Q और अंदर आ गया dx बाई एक्स स्क्वायर। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ये देखिए जो x का वेरिएशन है, तो सबसे पहला लेंथ तो ये होगा, सबसे पहला दूरी तो ये होगा, और सबसे आखिरी में ये होगा। भाई लेंथ पूरा a से लेके a प्लस l तक वेरी कर रहा है। जो x है, ये जो डिस्टेंस है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, a टू a प्लस l, तो a टू a प्लस l। अब बस इसको आप इंटीग्रेट करो। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये -1/x हो जाएगा,
और आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1/a माइनस 1/a प्लस एल। आप पुट करके देख लेना, तो ये आंसर आ जाएगा। अब लेमडा की वैल्यू रखनी है तो रख लीजिए आप लेमडा की वैल्यू। लेमडा कितना हो जाएगा? लेमडा भाई अगर लेमडा की वैल्यू देखा जाए तो लेमडा पर यूनिट लेंथ होता है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो Q/L हो जाएगा। तो यहाँ से Q/L रख दो और ये Q रख दो, 1/a प्लस एल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना आप। तो अब आपको समझ में आया कि क्यों नहीं हम अप्लाई कर पाते हैं, और अगर कोशिश करें अप्लाई करने की तो कैसे करना है हमको अप्लाई कूलम्स लॉ इस तरह के सिस्टम में, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन, चलिए इसी तरह का एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पे मैंने लिख रखा है, उसको आप खुद ट्राई कीजिएगा, और नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊँगा ही, या मैं इसका सलूशन आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूँगा। ये देखिए, एक हाफ रिंग है और इस रिंग पे जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ है, और इस हाफ रिंग के यहाँ पे सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो आपको बताना है कि इस हाफ रिंग के कारण इस प्लस क्यू पे कितना नेट फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ही। तो आई होप दैट बच्चों आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। इसका देखिए, ये जो इंटीग्रेशन प्रॉब्लम मैंने बताया, इसका यूज आपको ज़्यादातर इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके कैलकुलेशन में ये ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है ना, बट यहाँ मैंने अगर आपको बता दिया तो वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।